बात है जी, आजकल बड़े अखबार पढ़ने लगे हो, बहुत फुर्सत में हो लगता है। दुकान में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? गंगा, पहले की बात अलग थी। पहले एक दो दुकान ही थी मार्केट में, अब तो कंपटीशन में कई दुकानें हो गई हैं। कितना व्यापार चलेगा तू ही बता। और वैसे भी अब इस उम्र में मेरा शरीर भी नहीं चलता है। अब ये उम्र मेरी पोते पोतियों के साथ खेलने की है, ना कि दुकानदारी संभालने की है। हमारा बेटा मनोज है ना, वो संभालेगा अब दुकान। वो ही देखेगा क्या करना है, कैसे करना है। अब मनोज के हाथों में ही मैंने दुकान की बागडोर दे दी है। हाँ जी, सही बोल रहे हो आप। वो एक उम्र के बाद तो इंसान को आराम ही करना चाहिए, चाहे आदमी हो या औरत हो। बच्चों का सहारा भी तो जरूरी है। अब सारी उम्र तो आपने बच्चों को पालने पोसने पढ़ाने लिखाने शादी ब्याह करने में निकाल दी। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, माँ बाबूजी की जिम्मेदारी, इन सब के चलते आप अपना जीवन ही नहीं जी पाए हैं। अब तो आपका आराम करने का समय है, आराम करिए। और वैसे भी हमारा बेटा इतना समझदार जो है, भगवान की कृपा से बहू भी समझदार मिल गई है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है। बस अब हमारी यही इच्छा है गंगा कि जितना भी जीवन बचा है अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताएं और भगवान का भजन करें। हाँ हाँ माँ बाबूजी, आप लोग यहाँ चैन सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और मैं वहाँ अपने सास ससुर और अपने पति के ताने बाने सहकर बड़ी मुश्किल से अपना एक एक दिन बिता रही हूँ। आप लोगों को कितनी बार बताया था मैंने। क्या हुआ कीर्ति बेटा, तू जब भी अपने ससुराल से आती है बस इतना बड़ा मुंह बनाकर आती है, गुस्से से चेहरा लाल हो रखा है तेरा। अब क्या हो गया, बता मुझे। क्या हुआ कीर्ति बेटा, अब तुम गुस्से में क्यों हो? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी ज्यादा गुस्से में तमतमाई हुई हो? क्या हुआ बताओ मुझे। होना क्या है बाबूजी, आपको पता है अभी जब मेरे देवर की शादी हुई थी तो मेरी जेठानी के घर से कितना सामान आया था चिकट में। अरे कम से कम 10-12 साड़ियाँ मेरी जेठानी के लिए आई हैं मायके से, और 10-12 साड़ियाँ मेरी सास के लिए आई हैं, 10-12 साड़ियाँ मेरे लिए आई हैं, महंगी महंगी सोने की अंगूठियाँ आई हैं, और तो और हर चीज आई है। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं आई है? बेटा अब हमने कौन सी कमी की है? हमने भी तो तेरी सास के लिए 4 साड़ियाँ, तेरे लिए 4 साड़ियाँ और तेरी जेठानी के लिए भी 4 साड़ियाँ लेकर गए हैं। हमने कौन सी कमी की है बेटा? 11,000 रुपए हमने दहेज में दिया है। अब हमारी जितनी हैसियत है उतना ही तो करेंगे हम। जो आपने साड़ियाँ दी है ना मम्मी, वो तो हमारे घर की काम वाली बाई भी ना पहने। मेरी जेठानी ने कितने ताने बाने मारे हैं मुझे, मैं जानती हूँ। अरे सारे घर वालों को सामान निकाल निकाल कर बता रही है कि मेरी मम्मी ने ये लाया है, मेरी मम्मी ने ये लाया है, मेरी मम्मी ने ये लाया है। मैं क्या बताऊं मेरी जेठानी के और मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे कितना नीचा देखना पड़ रहा है, तो मैं जानती हूँ। देखो बेटा, अब दुकान भी इतनी ज्यादा नहीं चल रही है, घर के खर्चे भी बढ़ गए हैं। तुम्हारे भैया के दोनों बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो गए हैं, उनकी स्कूल फीस, फिर उनकी परवरिश, ऊपर से हम लोगों की दवाइयों का खर्चा अलग लगा हुआ है। तुम्हारे बाबूजी की दुकान अब इतनी ज्यादा नहीं चलती। तुम्हारा भैया अकेले कैसे कैसे मैनेज करेगा? इतनी बात को तुम्हें समझना चाहिए। कीर्ति बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी शादी में हमने तुम्हारी हर डिमांड पूरी की है। जवाई बाबू ने तो कोई भी डिमांड नहीं रखी थी, लेकिन तुम्हें अपनी शादी में जो जो चाहिए था वो सब कुछ किया हमने। तुमने जिस लोन से बोला हमने उस लोन से तुम्हारी शादी की। जितने महंगे कपड़े बोले उतने महंगे कपड़े हमने तुम्हें लिवाए, जवाई बाबू के लिए लिवाए। तुम्हें सोने के गहने जेवर हर चीज दिया हमने। तुमने जो जो बोला बताया वो सब कुछ किया हमने। यहाँ तक कि हमें तुम्हारी शादी में 15 लाख रुपए का लोन भी लेना पड़ा बेटा। धीरे धीरे करके 4 सालों में लोन अब जाकर पटा है। अच्छा, तो आप मुझे अब मेरी शादी का खर्चा गिनवा रहे हैं पापा? हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों की शादी करना, वरना ब्याह ना। अरे हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी में वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे की शादी अच्छे से अच्छा करना चाहता है। तो भला आपने ऐसा कौन सा नया काम कर दिया है जो आप ऐसा बात कर रहे हैं? अरे कौन सी 2-4 लड़कियां हैं आपकी, इकलौती बेटी हूँ मैं आपकी, इतना कर भी दिया तो क्या हुआ? लोगों को तो देखो, अरे करोड़ों करोड़ रुपए की शादी करते हैं अपने बच्चों की। आप लोगों ने मेरे लिए 15 लाख का कर्जा क्या ले लिया? तो बस वो 15 लाख रुपए को आप मुझे कितनी बार बता चुके हैं। आप लोगों ने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। आप लोगों के कारण मुझे अपने ससुराल में नीचा देखना पड़ता है। मेरी सास, मेरी जेठानी मुझे हर समय ताना मारती हैं। आपको पता है मेरी सास हर एक मेहमान से बता रही है कि मेरी बड़ी बहू के घर से ये आया है चिकट में। मेरी बड़ी बहू की माँ ने इतनी साड़ियाँ लाई हैं, इतने गहने जेवर लाए हैं, क्या कुछ नहीं बता रही हैं। लेकिन आप लोग सोचिए, जब मेरे बारे में लोग पूछते हैं तो मेरी सास मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। मुझे कितना नीचा देखना पड़ रहा है। दीदी अपने बूढ़े माँ बाप से किस तरह से बात कर रही हैं आप? स्थिति को समझने की कोशिश करिए। यदि हम लोगों के पास इतना पैसा होता तो हम भी आपके लिए बहुत सामान लेकर जाते। फिर भी हमारे अनुसार हमने बहुत लेकर गए हैं। हाँ हाँ, अब आप तो ऐसा बोलेंगे ही भाभी। दिखा दी ना आपने भी अपनी औकात।
आज तक जो अच्छे बनने का नाटक करते आई हैं, आपने दिखा दी अपनी औकात आज। जब मेरे माँ बाप के रहते में आप ऐसा बोल सकती हैं, तो भगवान ना करे कल को यदि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे तो आप तो मुझे एक लोटे पानी के लिए नहीं पूछेंगी। दीदी ऐसा मत बोलिए, मैं आपको अपनी छोटी बहन की जैसे मानती हूँ। मेरी शादी को आज 15 साल होने को आए हैं, लेकिन 15 सालों में मैंने कभी आपको किसी प्रकार का कोई दूजा भाव किया हो तो आप बताओ। हमेशा मैंने आपके मान सम्मान में स्वागत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि आप हम लोगों से अलग हैं। लेकिन मेरी देवर की शादी में तो आप लोगों ने समझ लिया ना, आप लोगों के कारण मुझे नीचा देखने को मिला है। आपने ही जरूर से मेरे माँ बाप को बोला होगा कि इतना सामान नहीं लेकर जाना है। मैंने तो आप लोगों को लिस्ट बनाकर पहुंचाई थी कि क्या क्या सामान लेकर आना है मेरी देवर की शादी में, लेकिन आप लोगों ने क्या किया। इतनी बेइज्जती हो रही है मेरे ससुराल में मेरी कि मैं ही जानती हूँ। दीदी जितनी हमारी हैसियत थी उसके अनुसार हमने बहुत कुछ दे दिया है, और जो हमसे बन पाएगा आगे वो भी हम देंगे। लेकिन आप सोचो कि हम आपके अनुसार आपके ससुराल वालों को और आपको सामान देते रहे तो ये ठीक नहीं है। कर्ज करके आपकी शादी कर दी, कर्ज को उतारने में 4 साल लग गए। अब कर्ज करके आपको और सामान नहीं दे सकते हम लोग, माफ करिए। देख रहे हैं मम्मी पापा, आप लोगों के सामने भाभी इतना कुछ सुना रही है मुझे, और आप लोग चुपचाप बुत बने बैठे हुए हैं। आप लोगों ने आज ये साबित कर दिया कि बेटी पराया धन होती है। आज के बाद मैं आप लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मुझे आप लोगों से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना है। जा रही हूँ मैं, और आज के बाद कभी इस घर की दहलीज भी नहीं खोदूंगी। आप लोगों के कारण मेरी ससुराल में भी बेइज्जती हुई और मायके में भी बेइज्जती हो रही है। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ड्राइवर गाड़ी सामने लेकर आओ। कीर्ति बिटिया मेरी बात सुनो। कीर्ति बेटा, क्या जरूरत थी बहू तुम्हें कीर्ति से इस तरह से बात करने की? अरे तुम इस घर की बहू हो, बहू ही रहो, क्यों हमारी सास बनने पर तुली हुई हो? मम्मी जी आप बताइए, दीदी जो डिमांड कर रही हैं क्या वो ठीक है? हमने अपनी हैसियत के हिसाब से दीदी को बहुत कुछ दे दिया है। जितनी हमारी हैसियत नहीं थी हमने उतना भी दिया है उनकी देवर की शादी में, लेकिन फिर भी दीदी यहाँ आकर खरी खोटी सुना रही हैं आप लोगों को। बहू ने कुछ गलत नहीं बोला गंगा, आखिर हमारा दोष क्या है ये बताओ। हमने उसे कितना कुछ दिया है, फिर भी वो हम लोगों से हमेशा नाखुश रहती है। बचपन से लेकर आज तक हमने उसकी हर फरमाइश को पूरा करना चाहा, लेकिन वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर हमसे लड़ने झगड़ने बैठ जाती थी। अरे हमारी बेटी को हमें समझना चाहिए, हमारी स्थिति समझना चाहिए। बेटियां तो अपने मायके को ढांकती हैं, लेकिन हमारी बेटी हमारी ही बेइज्जती करने पर तुली रहती है। तुम खुद ही बताओ, तुम अपने शौक मार मार कर अपनी बेटी के लिए हर वो सामान लेकर आती थी जो वो बोलती थी, लेकिन फिर भी वो तुमसे हमेशा ही नाखुश रहती थी। छोटी छोटी सी बात में लड़ना झगड़ना उसकी आदत थी। हमारी गलती बस यही है कि हमने शुरू से उसकी हर फरमाइश को पूरा किया है। बेटियां तो अपने माँ बाप को समझती हैं, उनकी स्थिति को समझती हैं, उनके हर सुख दुख में साथ देती हैं, लेकिन हमारी बेटी तो उल्टा हमें ही ना जाने क्या कुछ बोल देती है। जो काम हमारी बेटी को करना चाहिए था वो हमारी बहू कर रही है, तो गलत क्या है बताओ तुम, क्या गलत है? अब हमारे पास उसे देने के लिए और कुछ नहीं बचा है। जो थोड़ा बहुत 2-4 तोला सोना है उसे ही बेच कर दो, नहीं तो अब दुकान तो बेच नहीं सकते क्योंकि दुकान में हमारा भरण पोषण होता है। यदि दुकान ही बंद कर देंगे तो खाओगी क्या? काहे से हमारा गुजर बसर होगा बताओ तुम। माफ कर दे बेटा मुझे। पूनम बेटा तू बहू होकर बेटी का फर्ज निभा रही है, और मेरी बेटी ना जाने क्या कुछ बोल रही है। तुझे तो पता है मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ बेटा, इकलौती बेटी जो है मेरी। लेकिन आज उसने जब मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ने की बात की तो मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ, जिसके कारण मैंने तुझे भला बुरा बोल दिया। मैं ये बात समझ ही नहीं पाई कि सही क्या है और गलत क्या है। मम्मी जी आज तक मैंने दीदी को कभी कुछ नहीं बोला है। मैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार देती थी। मैंने उन्हें महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाई, लेकिन मैंने कभी उनके बराबर साड़ियाँ लेने की कोशिश नहीं की। मैं अच्छे में अच्छा करना चाहती हूँ उनके लिए, लेकिन जब आज हम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, आप जान रही हैं दुकान इतनी अच्छी चल नहीं रही है, अकेले इंसान क्या कर लेगा आप बताइए। फिर एक नया कर्जा ले लेते हैं, फिर कर्ज लेकर दीदी की सारी फरमाइशों को पूरा कर देते हैं। दीदी तो खुश हो जाएंगी, लेकिन जो उसके बाद हम लोगों पर परेशानी आएगी वो कैसे दूर कर पाएंगी आप? हाँ बेटा तू सही बोल रही है। सबसे बड़ी गलती ये हमारी है कि हम लोग दीदी की हर नाजायज मांग को पूरा करते आए हैं। बस इसलिए दीदी आज इस तरह से बात कर रही हैं। हमने दीदी को कभी किसी चीज की कमी होने ही नहीं दी है, इसलिए उन्हें लगता है कि हम लोगों के पास भरपूर धन दौलत है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप और मैं अच्छे से जानती हैं। आप टेंशन ना लीजिए मम्मी जी, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से इतने दिन गुस्सा नहीं रह सकता है।
थोड़े दिन के बाद उनका गुस्सा जब शांत हो जाएगा तो वो खुद वापस हमारे घर चल कर आएंगी। वो नहीं आएगी बेटा, बहुत जिद्दी है, वो नहीं आएगी। अरे वो नहीं आएंगी तो हम खुद चलेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। मैं दीदी को इस तरह अपना मायका नहीं छोड़ने दूंगी। मैं उन भाभियों में से नहीं हूँ जो अपनी ननद को पराया समझे। अब चलिए, आप लोग दोपहर के 1 बजने को आए हैं, भूख लग गई होगी आप लोगों को। चलिए, मैं खाना निकालने वाली थी, उससे पहले आप लोगों को बुला लूं ऐसा सोचा, तो आकर देखा कि यहाँ दीदी आई हुई हैं। बस इसी बात में देर हो गई। चलिए आप दोनों। आज तक मैंने बहू से इस तरह से बात नहीं की, लेकिन आज पता नहीं गुस्से में क्या कुछ बोल गई मैं उसे। बेचारी कितना समझती है हम लोगों को, कितना मानती है। इस घर के लिए उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। गंगा, बहुत किस्मत वाले हैं हम जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। लेकिन अफसोस कि जो हमारी बहू हमें समझती है, हमारी बेटी हमें नहीं समझ पा रही है। इस बात को सोचकर मुझे तो बड़ा टेंशन होता है। काश हमारी बेटी भी हमें समझ पाती तो आज शायद ये माहौल ना होता। देखो ना, अब वो अपने परिवार वालों की पूर्ति करने के लिए हमसे नाता तोड़कर चली गई। गंगा जी और ओम प्रकाश जी का एक ही बेटा है मनोज, और एक ही बेटी है कीर्ति। दोनों बच्चों को ओम प्रकाश जी ने बहुत लाड़ प्यार से पाला है। आपने तो देख ही लिया कि कीर्ति कितनी नखरे वाली लड़की है। मनोज के होने के 10 साल बाद में कीर्ति हुई, इसलिए कीर्ति सभी की बहुत लाड़ प्यार की थी। इसलिए पापा भी उसके सारी डिमांड को पूरा कर देते थे। कीर्ति की इच्छा जानते ही तुरंत घर में चीज हाजिर हो जाती थी। बस यही सब आदत कीर्ति की थी, इसलिए हर समय अपने माँ बाप से बड़ी बड़ी चीजों की डिमांड करती रहती थी कीर्ति। कीर्ति के पिताजी और कीर्ति के भाई बहुत लाड़ करते थे अपनी बेटी बहन को, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसकी शादी में। लेकिन जब आज उसके देवर की शादी आई तब उसने बड़ी बड़ी डिमांडें की, लेकिन स्थिति बदलने के कारण ओम प्रकाश जी ने इतना सब कुछ नहीं दे पाया। बस इसी के चलते कीर्ति उनसे रिश्ता तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वहाँ कीर्ति के ससुराल में कीर्ति की ननद भी थी, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। कीर्ति की ननद और कीर्ति की भाभी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी पहले से ही। क्या हुआ मीना? कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं, तुम बहुत उदास उदास रहती हो। कोई बात है क्या? बताओ मुझे। यदि कोई बात है और मेरे बस में होगी तो मैं उस बात को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मम्मी, आज कोचिंग की फीस भरनी है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। छुटकी बेटा, आपकी मैम से बोलना कि हम अगले हफ्ते फीस पेड कर देंगे। पापा, पिछले 4 महीने से आप ऐसा ही बोल रहे हैं। मैम मुझे बहुत डांटती हैं कोचिंग में। बेटा, मैं आपकी मैम से फोन करके बात कर लूंगी, आप प्लीज कोचिंग जाइए। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। पूरी कोचिंग क्लास के सामने मैम मुझे कितना भला बुरा सुनाती हैं। आपको तो पता है मेरी बोर्ड क्लास है 5th। मैम ने बोला है यदि आज मैं फीस नहीं लेकर आऊंगी तो कोचिंग नहीं आना है, बोली है उन्होंने। मम्मा पापा, जो आप लोग मुझे पॉकेट मनी देते थे वो पैसे मैंने अपनी गुल्लक में जोड़ कर रखे हैं। 3-4 हजार रुपए जुड़ ही गए हैं मेरी गुल्लक में। मैं अपनी गुल्लक के पैसे अवनी की कोचिंग टीचर को दे देता हूँ ताकि वो कोचिंग जा पाए। थैंक यू बेटा। चल अवनी, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। आप बताओ मुझे क्या बात है? बात दरअसल ऐसी है जी कि अभी 8 दिन पहले कीर्ति दीदी आई हुई थी घर। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने उनके देवर की शादी में उनके अनुसार सामान नहीं दिया है। बस इसी के चलते वो मम्मी जी और पापा जी से झगड़ा कर रही थी। तो इसी बात को लेकर दीदी को मैंने समझाया। मेरी बात से नाराज होकर दीदी घर से चली गई और बोला कि अब आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो जीवन में कभी इस घर में नहीं आएंगी। इस बात का मलाल मुझे खाया जा रहा है कि मेरे कारण इस घर की बेटी चली गई। इस बात का मलाल मुझे खाया जा रहा है। मैं इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी सकती हूँ। अमीरी गरीबी का क्या है, वो तो चलते ही रहता है। पैसा हाथ का मैल है, आएगा जाएगा, लेकिन रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि रिश्ते जीवन भर चलते हैं। दीदी यदि मेरे कारण अपने माँ बाप से, अपने मायके से अपना रिश्ता तोड़ेंगी तो इस बात का दोष मुझे लगेगा, और इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने क्यों बीच में बोल दिया। लेकिन स्थिति ही कुछ ऐसी है जी कि मुझे बोलना ही पड़ा। अब हमारे पास में इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम दीदी की डिमांड पूरा कर सकें। तुम तो जानती हो ना मीना कि कीर्ति कितने लाड़ प्यार से पली बड़ी है। उसकी हर डिमांड हम लोगों ने पूरी की है, इसीलिए बस वो हम लोगों पर अपना अधिकार जताती है। इसी के चलते वो हमसे आए दिन लड़ती झगड़ती रहती है। तुम उसकी बात को दिमाग से मत लो, उसका जब गुस्सा शांत होगा तो खुद ही आएगी। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। अब कौन आ गया? अरे सपना, तू आजा, आ अंदर आ। मीना, मेरे भाई की शादी के बाद से तुझसे मिलना ही नहीं हुआ है। सामने से गुजर रही थी, सोचा तुझसे मिलते जाती हूँ। आप बैठ। ये है सपना, ये कीर्ति की ननद है और मीना की सहेली है। क्या बात है मीना, तू उदास लग रही है? कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं सपना, अब तुझे तो पता है कि मेरी ननद का स्वभाव कैसा है। तू तो अच्छे से जानती है, क्योंकि वो तेरी भाभी जो है। अरे चल छोड़ना, क्या उनकी बात लेकर बैठ रही है, तो उनकी बातों का टेंशन मत ले। तू तो जानती है ना, वो बड़बोली है, थोड़े दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाती है।
अरे उनके बोलने चालने का टेंशन नहीं है मुझे, बस टेंशन इस बात का हो गया है कि दीदी ने सारे रिश्ते तोड़कर चली गई हैं। क्या बात कर रही है मीना? लेकिन ऐसा क्यों किया कीर्ति भाभी ने? सपना, जब तेरे छोटे भाई की शादी हुई थी तो दीदी ने हमें एक लिस्ट दी थी जिसके चलते उन्होंने बहुत सारा सामान लिख कर दिया था। अब तुझे तो पता है कि कंपटीशन का जमाना है, दुकानें भी इतनी ज्यादा खुल गई हैं मार्केट में कि हमारी दुकान पहले जैसी नहीं चलती है। हो जाता है मुश्किल से तो 2-3-4 हजार का धंधा हो जाता है, वरना तो कभी कभी कुछ भी नहीं होता। और दीदी का आए दिन का बस एक ही नाटक है, बस ले देकर वो मम्मी पापा जी से लड़ने झगड़ने बैठ जाती हैं। इसी बात को लड़ने झगड़ने के लिए आई हुई थी वो कि आपने मेरे देवर की शादी में हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बोलती हैं कि मेरी जेठानी के घर से इतना सामान आया है, इतने पैसे आए हैं, इतना सोना आया है। क्या कीर्ति भाभी ऐसा बोलती है? मुझे तो पता है कि वो एक नंबर की लालची है। तुझे पता है मीना, जब भाभी इस घर से सामान लेकर जाती है तो वहां जाकर मम्मी को और बड़ी भाभी को बड़े ताने मारती है। बोलती है कि मेरे मायके वाले मुझे इतना सामान देते हैं, पैसे देते हैं, महंगी महंगी साड़ियां देते हैं। अब यदि घर वालों को ये बात पता चलेगी कि ये जोर जबरदस्ती करके अपने मायके वालों से पैसे मांग कर लाती है, सामान मांग कर लाती है, तो सोच क्या इज्जत रहेगी भाभी की ससुराल में। नहीं नहीं सपना, तू दीदी से नहीं सपना, तू कीर्ति दीदी के बारे में अपनी मम्मी से या अपनी भाभी से किसी प्रकार की कोई जिक्र नहीं करना। मैं जानती हूँ कि ये सब बात जब दीदी को पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो सुधर जाएं और अपने मायके वालों की परिस्थितियों को समझें ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। हम एक दूसरे की स्थिति को नहीं समझेंगे तो काहे का रिश्ता, कैसा रिश्ता। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का रिश्ता टूटे। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण एक बेटी अपने मायके को छोड़े। मेरे समझाने पर दीदी को इतना ज्यादा बुरा लगा है कि उन्हें मेरी बात चुभ गई है और वो इस घर से और अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर चली गई हैं। इस बात का मलाल मुझे खाए जा रहा है। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं जी नहीं पा रही हूँ। प्लीज सपना, तू कुछ ऐसा कर जिससे कीर्ति दीदी वापस इस घर में आ जाए। तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ जिससे भाभी खुद ब खुद राइट हो जाएगी और देखना कैसे दौड़ी चली आएगी। ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी भाभी की कि दोबारा अपने माँ बाप को या अपने भाई भाभी को परेशान करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। वैसे आंटी जी और अंकल जी कहाँ गए हैं? दिख नहीं रहे हैं। मम्मी जी और पापा जी को शुगर बीपी की परेशानी हो गई है। शुगर बीपी की बीमारी के कारण अब उनका रूटीन चेकअप भी होता है। अब उन्हें तो डेली दवाई गोली चाहिए, इसी के चलते हॉस्पिटल लेकर गए हैं पापा जी मम्मी जी को। चल ठीक है, आंटी जी और अंकल जी को बताना कि मैं आई थी और बोलना कि टेंशन ना ले, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्हें उनकी बेटी भी मिल जाएगी वापस। सपना, मुझे पता है कि तू सब कुछ ठीक कर देगी, तुझे बचपन से जानती हूँ मैं। तूने यहाँ आकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस जल्द से जल्द दीदी को इस घर में वापस कर दे। मीना, तू चिंता मत कर, बस बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, ये समझ ले। 1-2 दिनों के बाद मैं मायके जाऊंगी, तब देखना कि क्या करती हूँ मैं। मीना की बात सुनने के बाद सपना को सब कुछ समझ में आ गया था। सपना समझ गई थी कि कैसे सब कुछ ठीक करना है। 2 दिनों के बाद सपना अपने मायके जाती है। कीर्ति, कीर्ति जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। क्या करती रहती हो? हाँ बस ला ही रही थी। अरे दीदी आप आइए ना। अरे सपना दीदी आप आइए ना, खड़ी क्यों है? क्या बात है बेटा, बड़ी गुस्से में दिख रही है, क्या हुआ बता मुझे। भैया कोर्ट का नोटिस लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। कोर्ट का नोटिस? लेकिन क्यों, क्या होगा दीदी जो आप कोर्ट का नोटिस लेकर आई हैं? बड़े भैया और छोटे भैया को भी बुलाइए, तीनों भाइयों के सामने आज सारी बात हो जाएगी। ये कोर्ट से मैंने नोटिस लेकर आया है, मुझे भी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा चाहिए। ये क्या कह रही हो दीदी आप, प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा चाहिए? क्यों भैया, बाप की संपत्ति में क्या बेटियों का अधिकार नहीं होता? यदि आप ऐसा बोल देंगे तो मैं अभी इसी वक्त इन कागजातों को यहीं जला दूंगी। हाँ होता है दीदी, होता है। ठीक है, यदि आप कह रही हैं तो बड़े भैया को आ जाने दीजिए। बड़े भैया अभी अपने ससुराल गए हैं भाभी को छोड़ने के लिए, भाभी के मायके में शादी है, इसलिए वो लोग 2 दिनों के लिए घर गए हुए हैं उनके। दीदी ये किसने कह दिया आपको कि प्रॉपर्टी में आपका भी अधिकार है? 3 भाई हैं इस घर में, आपके शर्म नहीं आती? अपने भाइयों का हक मारते हुए, अपने भाइयों का हक मारकर आप खुद इस घर की मालकिन बनना चाहती हैं? खबरदार भाभी, जो आपने बीच में बात की तो आप होती कौन है बात करने वाली? आप उम्र में और ओहदे में दोनों में मुझसे छोटी हैं। अभी मेरी माँ जिंदा है, मेरी माँ जो बोलेगी वही होगा। देख रही हैं मम्मी जी आप, आपकी बेटी इस घर में हिस्सा मांगने के लिए आई है और वो भी कोर्ट से नोटिस लेकर आई है, तो इसमें गलत क्या है बेटा? हर बेटी का अधिकार होता है अपने मायके में। तो मेरी बेटी ने कौन सा नया काम कर दिया है? उसका भी तो अधिकार है ना, वो भी तो मेरी संतान है ना। नहीं मम्मी जी, इस घर से 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी दीदी के नाम नहीं होने दूंगी मैं, और ना ही फूटी कौड़ी मिलेगी इन्हें। इनका कोई अधिकार नहीं है। बेटियों की शादी होने के बाद माँ बाप बेटियों के जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। बेटियों का अधिकार सिर्फ उनके ससुराल में होता है। शादी के समय जो दे दिया सो दे दिया, उसके बाद इनका कोई अधिकार नहीं है इस घर में। बोल दीजिए इन्हें। और खबरदार मम्मी जी, जो आपने फूटी कौड़ी भी दी दीदी को,
जब मुझे और मेरे बेटे को कोई आपत्ति नहीं है अपनी बेटी को इस घर की प्रॉपर्टी देने में, तो तुम भला कौन होती हो? तुम्हें किसने ये अधिकार दे दिया है कि तुम हमारे बीच में बोलो? खबरदार बहन, जो तुमने हमारे और हमारी बेटी के बीच में एक शब्द भी बोला तो क्यों नहीं बोलूंगी मम्मी जी, एक नहीं 1000 बार बोलूंगी कि इस घर में दीदी का कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। यदि दीदी ने इस घर से फूटी कौड़ी भी लेकर गई तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा ऐसा भाभी, तो जाइए जल्दी से अपना बैग पैक कीजिए, क्योंकि मेरे भाई और मेरी माँ मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं और आप लाख बार चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपका अधिकार है ही नहीं बोलने का। अरे लेकिन दीदी, आपको समझदारी होनी चाहिए कि इस घर की प्रॉपर्टी में 3 भाइयों का हिस्सा होगा। अब इसमें से आप ले लेंगी तो भाइयों के हिस्से में क्या आएगा भला, ये बताइए। जब आप अपने गरीब माँ बाप से ले सकती हैं तो मैं अपने लखपति करोड़पति भाइयों से क्यों नहीं ले सकती? मेरे भाइयों के पास तो वैसे भी किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। मेरे तीनों भाई अच्छे खासा कमा रहे हैं और मेरे पिताजी ने इतनी संपत्ति तो छोड़कर गए हैं कि 1-2 पीढ़ी आराम से चल सकती है। दीदी, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब साफ साफ है भाभी, जब आप अपने माँ बाप को नहीं बख्शती, आप अपने भाई भाभी को नहीं बख्शती, तो फिर हम आपको क्यों बख्शे? ये बताओ। जब आप अपने माँ बाप से लड़ लड़कर पैसे ले सकती हैं, उनसे इस घर वालों के लिए कपड़े गहने जेवर सब कुछ ले सकती हैं, सिर्फ इस घर में अपना रुतबा बनाने के लिए, तो फिर मैं क्यों नहीं? और आप बोल रही हैं कि आप अपना सामान पैक करके यहाँ से चली जाएंगी, तो कहाँ जाएंगी बताइए आप मुझे? अपने माँ बाप से, अपने भाई भाभी से सारे रिश्ते नाते तोड़कर तो आप यहाँ आ गई हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों के हिसाब से आपके मम्मी पापा ने कपड़े नहीं दिए हैं, गहने जेवर नहीं दिए हैं। लेकिन दीदी, आपको ये सब कैसे पता? आप भूल रही हैं शायद कि मैं मीना की बहुत अच्छी सहेली हूँ। मीना से मुलाकात हुई थी मेरी 2 दिन पहले, तभी मुझे उसने सारी बातें बताई। बहुत परेशान थी बेचारी, इस बात का मलाल उसे खाया जा रहा है कि आप उसके कारण अपना मायका छोड़कर चली आई हैं। शर्म नहीं आती भाभी? आपको अपने भाई भाभी को, अपने माँ बाप को परेशान करते हुए कहते हैं एक बेटी अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन आप कैसी बेटी हैं? ये सब तो मैं नाटक कर रही थी। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, भले ही मेरे पास, मेरे पति के पास कम पैसे हैं, लेकिन जितने भी हैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ उसमें। हाँ बेटा, ये सब करना ठीक नहीं है, और कब कब तुम्हें बड़ी बहू ने और मैंने ताने मारे हैं, ये बताओ। सारी बातें मुझे परसों के दिन ही बता दी थी सपना ने। क्या आपको भी ये बात पता थी? हाँ, मुझे भी पहले ही बता दिया था सपना ने। बेचारे वो लोग कितने ज्यादा परेशान है भाभी, आपको उनसे इस तरह से बात करते हुए शर्म नहीं आई थोड़ी सी? एक बेटी होकर अपने भाई भाभी, अपने माँ बाप को इतनी टेंशन दे रही हैं आप। दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अभी जाकर अपने मम्मी पापा और अपने भाई भाभी से माफी मांगती हूँ और जीवन में फिर ऐसी हरकत नहीं करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने मुझे आज सही राह दिखाई है। कीर्ति, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। माँ, बाबूजी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत थी, मैं एक बेटी होकर आपकी तकलीफ ना समझ सकती। मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, सबसे बुरी। मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को तकलीफ हो, आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचे। आज तक मैं अपनी जिद के कारण आप लोगों को ना जाने क्या कुछ चीजों के लिए परेशान करते आई हूँ, और आप लोगों ने मेरी हर जिद पूरी की है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे पता नहीं था कि कीर्ति ने आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। यदि पता रहता तो मैं इसे तुरंत ही लेकर आता। वो तो सपना दीदी ने मुझे सारी बातें बताई, तब पता चला। आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आप लोगों को किसी भी चीज के लिए कभी परेशान नहीं करूंगी। मेरे पास जो है, जैसा है, उसी में संतुष्ट रहूंगी, और भगवान की दया से मेरे पति के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आप लोगों को परेशान करते आई। मुझे लगा कि आप लोग मेरी हर जिद पूरी कर देंगे। अपनी बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों को परेशान करते रही, कभी आप लोगों की तकलीफ को जानने की कोशिश नहीं की। बस मुझे इस बात की जलन होती रहती थी कि भाभी पराये घर से आई हुई लड़की है और इस घर में आकर राज करेगी, भैया इकलौते इस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। इस बात का गुस्सा मेरे दिमाग में रहा आता था। इसी बात के चलते मैं आप लोगों को हर समय परेशान करती थी। लेकिन आज मुझे दीदी ने सब कुछ समझा दिया है। जब उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगा तो मुझे लगा कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पति की प्रॉपर्टी है, इसमें बेटी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझे इस बात के लिए डांट लगाई कि मैंने जो आप लोगों के साथ किया है वो गलत किया है, तब मुझे सब समझ में आ गया। कोई बात नहीं दीदी, दिन का भूला हुआ यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप इस घर की बेटी हो, आपका वही मान सम्मान हमेशा रहेगा, और हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए हमेशा करते ही रहेंगे। मायका माँ बाप से अकेले नहीं होता, मायका भाई भाभी से भी होता है। इसलिए दीदी, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। बस यथाशक्ति हमसे जो हो पाएगा हम आपको बाकायदा देंगे। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोग चाहिए, मेरा मायका चाहिए, मेरे मम्मी पापा चाहिए, मेरे भैया भाभी चाहिए। बस दीदी, मेरी नादानियों को हमारे रिश्ते पर हावी मत होने दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि जैसा आप शुरू से मुझे प्यार करते आई हैं, वैसे ही मुझे अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करिएगा।
मुझे अपनी ननद कभी मत समझिएगा। दीदी, इस घर में आपका मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। आप बस हमेशा खुश रहिए। इस तरह कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जाकर अपने मम्मी पापा और अपने भैया भाभी से माफी मांगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।